फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 17। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियों को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। अगले दिन आकाश जब देव के कैबिन में आता है तो देव फोन पर किसी पर चिल्ला रहा होता है। मुझे नहीं पता, कैसे भी करके मुझे आज वो फाइल मेरे टेबल पर चाहिए। अब चाहे वो काम तुम यहाँ आकर करो या घर से, पर मुझे वो फाइल किसी भी कीमत पर आज चाहिए, वरना कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर देव गुस्से से फोन रख देता है। आकाश, क्या हुआ सर, कुछ प्रॉब्लम है क्या? देव परेशान होने का नाटक करते हुए कहता है, अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मिस्टर सिंह वाला जो प्रोजेक्ट संभाल रहा था, उसने अभी तक मुझे उस प्रोजेक्ट की कोई डिटेल ही नहीं भेजी है और कल मुझे उनके साथ मीटिंग करनी है और मेरे पास उस प्रोजेक्ट की कोई भी डिटेल्स नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे मैनेज होगा। आकाश, सर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। देव, सच? पर कैसे? आकाश, सर वो प्रोजेक्ट आप मुझे दे दीजिए, मैं शाम तक आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। देव, दैट्स ग्रेट एंड थैंक यू आकाश, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। आकाश मुस्कुराते हुए कहता है, सर मेरा तो काम ही है आपको परेशानी से बाहर निकालना। देव, ओके, तो मेरे पास जो भी थोड़े बहुत डिटेल्स हैं वो मैं तुमको मेल कर देता हूँ। आकाश, ओके सर, फिर मैं आपको शाम को रिपोर्ट के साथ मिलता हूँ। इतना कहकर आकाश कैबिन से बाहर चला जाता है। आकाश ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहा था कि वो देव की गुड बुक्स में रह सके और अगर वो कुछ भी करे तो देव का शक उस पर ना जाए। वहीं देव अपने कैबिन में बैठा मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने सही कहा आकाश, परेशानी से तो तुम मुझे निकालोगे, पर खुद को परेशानी में डालकर। निकालो उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स, जो प्रोजेक्ट है ही नहीं। तुमको काम करने का बहुत शौक है ना, तो ठीक है, तुमसे काम ही करवाते हैं। बिकॉज योर टाइम इज ओवर मिस्टर आकाश एंड माई टाइम इज बिगिन। काव्या को उसके बॉस मिस्टर शर्मा अपने कैबिन में बुलवाते हैं, पर जब काव्या उनके कैबिन से बाहर निकलती है तो थोड़ा कंफ्यूज दिखती है। वो वहाँ से सीधा राधिका के पास जाती है। राधिका उसको उस वक्त वहाँ देखकर उसको छेड़ते हुए कहती है, अरे आज सूरज कहाँ से निकला था? काव्या मैडम, आज आप अपना काम छोड़कर हमारे पास आई हैं, क्या बात है? यार तू मजाक मत कर, वैसे भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ, इतनी क्यों परेशान हो रही है? उस शर्मा ने फिर कोई कंडीशन रख दी क्या? राधिका हंसते हुए कहती है, नहीं यार, यही तो मेरी टेंशन का कारण है कि उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी, बल्कि सारी कंडीशंस खत्म कर दी। व्हाट? राधिका चौंकते हुए कहती है, हाँ यार, मैं भी ऐसे चौंक गई थी जब शर्मा सर ने बुलाकर ये कहा कि अब ना तो मुझे एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत है और ना ही किसी छुट्टी वाले दिन मुझे काम करना होगा, और मुझे 1 वीक की लीव भी दे दी। क्या? जो आदमी मुझे मेरी शादी में छुट्टी देने को तैयार नहीं था, वो आज तुझे बिना वजह छुट्टी दे रहा है? तुझे पक्का विश्वास है ना उसने यही कहा? कहीं उसने तुझे कुछ काम दिया हो तो तुझे छुट्टी सुनाई दे रहा हो? क्योंकि वो हमें बिना वजह काम तो दे सकता है, पर छुट्टी दे मैं मान ही नहीं सकती। राधिका हंसते हुए कहती है, शट अप राधिका, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और तू मजे ले रही है। कौन कह रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? मैं तो बिल्कुल सीरियस हूँ, देख मैं हंस रही हूँ क्या? इतना कहकर राधिका जोर जोर से हंसने लगती है। तुझसे बात करना ही बेकार है, मेरी ही गलती थी जो मैं तेरे पास आई। काव्या पैर पटकती हुई राधिका के कैबिन से बाहर चली जाती है। राधिका काव्या को आवाज़ लगाती रह जाती है, पर काव्या नहीं रुकती। राधिका को भी समझ नहीं आ रहा था कि शर्मा काव्या पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इतना अच्छा इंसान तो नहीं है कि जो दूसरों की मदद करे, और अगर उसको काव्या की मदद करनी ही होती तो वो पहले ही ऐसी कंडीशन ना रखता। कुछ देर सोचने के बाद राधिका को कल रात देव की कही बात याद आती है, जिस बात का मतलब वो कल तो नहीं समझ पाई थी, पर उसका मतलब उसको आज समझ आ रहा था। राधिका देव को फोन करती है, वाह जीजू, आज तो आपने कमाल कर दिया। देव हंसते हुए कहता है, ओ तो तुमको पता चल ही गया। काव्या कैसी है? उसको तो कुछ पता नहीं चला। अरे वो बेचारी तो खुद कंफ्यूज है कि इतना राधिका कह पाती है कि काव्या एक बार फिर उसके कैबिन में आते हुए कहती है। राधिका हड़बड़ी में फोन बिना डिस्कनेक्ट किए ही टेबल पर रख देती है। राधिका, मुझे एक बात सच सच बता, तूने मेरी जॉब के बारे में किसी को कुछ बताया था क्या? किसी को मतलब? मैं समझी नहीं, साफ साफ बोल तू, किसकी बात कर रही है? राधिका ना समझने का नाटक करते हुए कहती है, तू नाटक मत कर, तुझे पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ।
अरे मुझे नहीं समझ आ रहा है कि तू किसके बारे में बात कर रही है। इस किसी का कुछ नाम तो होगा। राधिका अनजान बनते हुए कहती है। काव्या कुछ नहीं कहती, बस जोर से दरवाजा बंद करते हुए वहां से चली जाती है। राधिका अपना फोन उठाकर देखती है तो देव अभी भी लाइन पर होता है। सुन लिया जीजू, ये हाल है आपकी काव्या का। जब से बॉस ने उसको ये फरमान सुनाया है तब से ये ऐसे ही बावरी होकर घूम रही है। साली साहिबा, आप हमारी काव्या को कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं कर रही हैं? देव हंसते हुए कहता है। तो उसने मुझे क्या कम परेशान किया है? अब उसको थोड़ा परेशान करना तो मेरा भी बनता है ना। और आपको बड़ी मिर्ची लग रही है। 3 शब्द तो कहीं नहीं जा रहे हैं आपसे उसको। चिंता मत कीजिए साली साहिबा, वो 3 शब्द भी बहुत जल्द कहेंगे अपनी रानी साहिबा को। पर पहले कुछ जरूरी काम तो पूरे कर लें। पर उस जरूरी काम के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ बोलो ना, क्या मदद चाहिए तुमको मेरी? राधिका, तुमको कैसे भी करके काव्या के फोन से वो नंबर जिससे उसको धमकियां आ रही थी निकालकर मुझको देना होगा, ताकि जब हम आकाश को एक्सपोज करें तो हमारे पास उसके खिलाफ काफी सबूत हो और उसके पास बचने का कोई रास्ता ना बचे। और जितना जल्दी हो सके तुमको ये काम करना होगा, क्योंकि 2 दिन बाद पापा आने वाले हैं और उनके आने से पहले हमको ये सब करना होगा। क्योंकि पापा के आने के बाद आकाश को एक्सपोज कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देव थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि शाम तक तुमको वो नंबर दे दूं। और अब तो मुझे पता है तुम लास्ट में क्या बोलोगे कि काव्या का ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे रानी साहिबा का ध्यान मैं बहुत अच्छे से रखूंगी। राधिका देव को छेड़ते हुए कहती है, ठीक है, तुम मेरी रानी साहिबा का ध्यान रखो और मैं यहाँ किसी का बैंड बजाता हूँ। देव हंसते हुए कहता है। देव फोन रख देता है और कहता है, तो मिस्टर आकाश, तुमको बहुत शौक है ना काव्या की जगह काम करने का, और उसका सारा काम तो तुम ही करते थे। तो ठीक है, और तुमको खेल खेलने का भी बहुत शौक है ना, तो अब एक खेल मैं भी खेलूंगा, क्योंकि अब तुम्हारा खेल खत्म और मेरा खेल शुरू करने का टाइम आ गया है। देव आकाश को अपने कैबिन में बुलाता है। यस सर, आपने बुलाया मुझे? अरे आओ आकाश, मुझे बहुत खुशी है कि तुम जैसे एम्प्लॉय हमारे कंपनी में हैं, जो अपना तो काम कर ही रहे हैं बल्कि दूसरों का भी काम करके मेरी मदद कर रही हैं। थैंक यू सर। देव झूठी हंसी हंसते हुए कहता है, हाँ तो मैंने तुमको यहाँ इसीलिए बुलाया है कि आज लंच के बाद मैं मिस्टर आहूजा वाले प्रोजेक्ट की तीनों प्रेजेंटेशन देखना चाहता हूँ। आकाश चौंकते हुए कहता है, क्या? पर सर अभी तो मिस्टर सिंह वाले प्रोजेक्ट की फाइल ही पूरी नहीं हुई है और इतना जल्दी, वो भी 3 प्रेजेंटेशन। देव, क्यों, कोई दिक्कत है आकाश? आकाश कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। देव, गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो ठीक है, तुम अभी जाओ, फिर लंच के बाद मिलते हैं। आकाश ओके सर कहकर जाने लगता है तो देव उसको पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, आकाश अच्छा एक काम और करना, उनके जितने भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड पेपर्स हैं वो भी कंप्लीट करके ले आना प्लीज, मैं सब क्रॉस चेक कर लूँगा। अब मिस्टर आहूजा वाला प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है तो कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। और वो मिस्टर सिंह वाली फाइल तो तुम लेकर आ ही रहे हो शाम को, और हाँ प्लीज जाते जाते मेरे लिए 1 कप कॉफी बोल देना। ओके सर कहकर आकाश खिसियाते हुए वहां से चला जाता है और अपनी डेस्क पर फाइल पटकते हुए गुस्से से कहता है, ये देव लगता है पागल हो गया है, महीने भर का काम आज ही करवाने में लगा है। एक बार मेरा काम हो जाए फिर बताता हूँ इसे मेरे ऊपर हुक्म चलाने का नतीजा, पर अभी तो मुझे ये सब करना होगा। पर इतना सारा काम, वो भी इतना जल्दी होगा कैसे? राधिका देव को वो नंबर भेज देती है जिससे काव्या को धमकी भरे मैसेजेस आते थे। फिर देव किसी को फ़ोन करते हुए कहता है, मैंने तुमको वो नंबर भेज दिया है, मुझे कैसे भी करके इस नंबर की कल सुबह तक सारी डिटेल्स चाहिए, और एक फ़ोटो भी भेजी है, जितना जल्दी हो सके उसकी भी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। इतना कहकर देव फ़ोन रख देता है। लंच के बाद आकाश वो प्रेजेंटेशन लेकर देव के पास आता है। सर ये मिस्टर आहूजा वाली प्रेजेंटेशन और उस प्रोजेक्ट के सारे पेपर्स मैं थोड़ी देर में लाकर आपको देता हूँ। ओके, मैं ये देख लूँगा, पर अभी मुझे तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। मैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक फाइल अपनी गाड़ी में भूल गया, अब ये सब देखा तो याद आया, क्या तुम वो मुझे लाकर दे सकते हो? मैं पीएन से मंगवा लेता, पर वो फाइल थोड़ी कॉन्फिडेंशियल है और अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आने वाला है, तो प्लीज़ क्या तुम वो फाइल मुझे लाकर दे सकते हो? देव अब इतना तो समझ गया था कि आकाश बहुत शातिर है और उसको सबक सिखाने के लिए उसको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी था। या सर मैं ले आऊँगा। आकाश नीचे जाने लगता है, उसको ग्राउंड फ्लोर पर जाना होता है और वो 5th फ्लोर पर था। वो लिफ्ट के पास जाता है पर लिफ्ट ऊपर नहीं आ रही होती है।
आकाश को वैसे भी बहुत देर हो रही थी क्योंकि अभी उसका बहुत सारा काम बचा हुआ था, तो वो सीढ़ियों से ही नीचे चला जाता है। नीचे पहुंचकर वो देव की गाड़ी में फाइल देखता है तो कार में उसको कोई फाइल नहीं दिखती। वो देव को फ़ोन करके कहता है तो देव उसको कहता है कि हो सकता है शायद वो उस फाइल को ले आया होगा और आकाश को ऊपर आने को कहता है। पर अभी भी लिफ्ट नहीं चल रही थी, वो सीढ़ियों से ही ऊपर जाने लगता है। जैसे ही वो 4th फ्लोर पर पहुंचता है तो देव उसको दोबारा फ़ोन करके कहता है कि फ़ाइल ऊपर नहीं है, शायद उसने अच्छे से देखा नहीं, वो फाइल नीचे गाड़ी में ही है, वो एक बार फिर जाकर देखे। वो फिर नीचे जाता है। नीचे पहुंचते पहुंचते आकाश बुरी तरह हांफने लगता है, पर इस बार उसको फाइल मिल जाती है। वो उसको लेकर देव के कैबिन में पहुंचता है तो आकाश पसीने से लथपथ पूरी तरह हांफ रहा था। वो फाइल देव को दे देता है। देव झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहता है, अरे आकाश, तुम्हारी ये क्या हालत हो गई, लो तुम ये पानी पियो। आकाश हांफते हुए कहता है, वो सर लिफ्ट खराब थी तो सीढ़ियों से जाना पड़ा। अरे सो सॉरी आकाश, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। देव अनजान बनते हुए कहता है जैसे वो कुछ जानता ही ना हो, जबकि सब कुछ उसने ही किया था। उसने ही पहले उस फाइल को वहाँ से हटवाया, फिर आकाश के वहाँ से जाने के बाद वहाँ उसको दोबारा रखवा दिया। आकाश अभी भी हाफ रहा था। अच्छा सर, मैं अब चलता हूँ, मुझे मिस्टर सिंह वाले प्रोजेक्ट की फाइल भी आपको शाम तक देनी है। देव अपनी घड़ी देखते हुए कहता है, ठीक है आकाश, शाम तक तुम मुझे वो फाइल दे देना और अभी मैं भी निकलता हूँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। शाम तक वो फाइल तुम मेरे टेबल पर रखकर तुम अपने घर चले जाना। इतना कहकर देव एक कुटिल मुस्कान के साथ वहाँ से चला जाता है। जाते जाते देव सोचता है, ये तो तुम्हारी पहली सजा थी मिस्टर आकाश। आकाश मिस्टर सिंह वाले प्रोजेक्ट पर काम शुरू करता है, पर उसे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती है। इन्फॉर्मेशन ढूंढते ढूंढते उसको रात के 8 बज जाते हैं। ऑफिस का सारा स्टाफ भी घर जा चुका था। वो देव को भी फोन लगाता है, पर देव उसका फोन नहीं उठाता। वो खिसिया जाता है और गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारता है कि तभी उसकी नज़र देव की कैबिन की तरफ जाती है और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। अरे मैं तो भूल ही गया कि अभी तो ऑफिस में कोई भी नहीं है और ना ही मुझे मेरा काम पूरा करने से कोई रोकने वाला है यहाँ। ये देव भी कितना बेवकूफ़ है, चोर के सामने खुद ही अपनी तिजोरी खुली छोड़ गया। और फिर आकाश बेशर्मी से हंसने लगता है। वो देव के कैबिन की तरफ बढ़ता है, पर कैबिन के दरवाजे पर पहुंचते ही चौंक जाता है क्योंकि वहाँ डिजिटल लॉक लगा था और अगर आकाश उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करता तो उसका सायरन बजने लगता और वो पकड़ा जाता। ऐसा ही लॉक महेश जी के कैबिन में भी लगा था। आकाश पैर पटकता हुआ वापस अपने डेस्क पर आ जाता है और गुस्से से फाइल खोलकर फिर काम करने लगता है। और वो सोचता है कि देव को जितना बेवकूफ़ समझ रहा है वो उतना भी बेवकूफ़ नहीं है। उसे देव पर नज़र रखनी पड़ेगी, कहीं देव उसके सारे प्लान पर पानी ना फेर दे। अगले दिन काव्या देर से उठती है क्योंकि आज उसे ऑफिस जाना नहीं था और आज सलोनी की भी स्कूल की छुट्टी थी। वो किचन में अपने और सलोनी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। थोड़ी देर में सलोनी भी नीचे आ जाती है। गुड मॉर्निंग सोना दी, वाओ, आज कितने दिनों बाद मैं आपके हाथ के पोहे खाऊंगी। गुड मॉर्निंग सलोनी, अच्छा चल तू अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेना, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम से आज बाहर जाना है और शायद आने में भी मुझे थोड़ी देर हो जाए। पर दी, आज तो आपकी छुट्टी है ना और आपने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया और आपने अपनी दवा ली। हाँ, मैंने दवा ले ली और दवा से पहले मैंने हल्का ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब जाऊँ मैं? ओके दी, पर लंच हम साथ करेंगे। ओके मेरी दादी अम्मा, चल बाय, मैं निकलती हूँ और दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर लेना। काव्या आज महेश जी से मिलने जा रही थी, पर उसको ये नहीं पता था कि महेश जी अभी मुंबई में है ही नहीं। काव्या आज अपने प्रोजेक्ट के बारे में उनसे बात करना चाहती थी। उसको पता था कि इस प्रॉपर्टी को महेश जी अपने नाम करवाने के लिए नहीं मानेंगे, पर वो उनको समझाने की कोशिश करना चाहती थी और वो उस कोशिश की शुरुआत आज से ही करना चाहती थी। उसको देव ने बताया था कि जब वो ऑफिस जाता है तो पापा कम ही ऑफिस आते हैं और उसको राधिका से पता चल ही गया था कि आजकल देव ऑफिस संभाल रहा है। इसीलिए वो इसी उम्मीद से जा रही थी कि उसको देव ना मिले। वो रास्ते भर कान्हा जी से यही मांग रही थी कि उसका देव से आमना सामना ना हो। काव्या देव के घर पहुंच जाती है और एक गहरी सांस लेकर अंदर की ओर जाती है। अंदर आते हुए काव्या को सरिता जी देख लेती हैं। सरिता जी काव्या के पास आकर काव्या को गले लगाते हुए कहती हैं, अरे काव्या, तुम यहाँ? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? काव्या सरिता जी के पैर छूते हुए कहती हैं, मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? सरिता जी काव्या के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, खुश रहो बेटा, मैं भी अच्छी हूँ। आओ बैठो ना, खड़ी क्यों हो तुम?
नहीं आंटी, अभी बैठने का वक्त नहीं है। आंटी, महेश अंकल कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। बेटा, महेश जी तो अभी मुंबई में है ही नहीं। तुमको देव ने नहीं बताया? वो तो परसों आने वाले हैं। काव्या समझ जाती है कि देव ने अभी तक सरिता जी को उसके रिजाइन के बारे में कुछ नहीं बताया और वो भी उनको कुछ बताना सही नहीं समझती। नहीं आंटी, मुझे बताया था देव सर ने, शायद मैंने ही गलत सुन लिया था। वो तो परसों आने वाले हैं। कोई बात नहीं आंटी, मैं परसों आकर उनसे मिल लूंगी। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे, वो भी इतना जल्दी? बिल्कुल नहीं, बिना नाश्ता किए तो मैं आज तुमको जाने ही नहीं दूंगी। और तुमको यहाँ से ऑफिस ही तो जाना है। देव भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है और उसने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया है। तुम एक काम करो, उसको भी बुला लाओ, तब तक मैं नाश्ता लगवा देती हूँ। तुम दोनों नाश्ता करके साथ ही चले जाना ऑफिस। नहीं नहीं आंटी, मैं घर से ब्रेकफास्ट करके आई हूँ और मैं ऑफिस खुद चली जाऊंगी। और मेरी वजह से आप देव सर को क्यों परेशान कर रही हैं? काव्या हड़बड़ाते हुए कहती है। अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है? जब तुमको एक ही जगह जाना है तो दोनों साथ में चले जाना और तुम जल्दी से देव को बुला लाओ। मैं तब तक तुम दोनों के लिए नाश्ता लगवा देती हूँ। कहकर सरिता जी किचन में चली जाती हैं। अब काव्या को ना चाहते हुए भी देव के सामने जाना पड़ रहा था। वो जैसे जैसे सीढ़ियों से देव के रूम की ओर जा रही थी, उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वो बहुत हिम्मत करके देव के रूम का दरवाजा नॉक करके अंदर जाती है। देव अपने रूम में ऑफिस जाने के लिए ही तैयार हो रहा था। गुड मॉर्निंग देव सर। ये आवाज सुनकर देव चौंक कर दरवाजे की तरफ देखता है। वहाँ काव्या खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि काव्या उसके सामने खड़ी है कि तभी काव्या फिर से बोलती है, गुड मॉर्निंग सर, आपको आंटी नीचे ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही हैं। देव का तो मन कर रहा था कि जाकर काव्या को गले लगाकर ये यकीन कर ले कि ये कोई सपना नहीं है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो खुद को संभालते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मिस काव्या। वैसे सर, शायद तुमको याद नहीं है, उस दिन मंदिर में तुमने ही मुझे कहा था कि अब हम बॉस और एम्प्लॉय नहीं हैं। तो ये सर कहना मुझे समझ नहीं आया मिस काव्या। और एक बात, आप यहाँ मुझे सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई हैं? नहीं सर, सॉरी, वो मैं महेश अंकल से मिलने आई थी, पर वो यहाँ अभी है नहीं, तो आंटी ने मुझे नाश्ते के लिए रोक लिया और आपको भी नाश्ते के लिए बुलाने के लिए भेजा है। काव्या ने अभी तक एक बार भी देव की ओर नहीं देखा था। ओह सो सैड, तुम पापा से मिलने आई और तुमको उसका चेहरा देखना पड़ गया, शायद जिसका चेहरा तुम नहीं देखना चाहती थी। तुम चलो और माँ से कह देना कि मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर देव काव्या की तरफ बिना देखे तैयार होने लगता है। देव का रूखा व्यवहार काव्या के दिल को कचोट रहा था। काव्या की आंखें भर जाती है, पर यह व्यवहार भी उसने खुद ही तो चुना था। ये सोचकर वो वहाँ से जाने लगती है। काव्या देव के रूम से जाने लगती है तो उसका पैर कारपेट में फंस जाता है और वो जैसे ही गिरने वाली होती है, देव उसको थाम लेता है। संभाल के चलो मिस काव्या, क्योंकि संभालने वाले का हाथ तो तुमने खुद ही छोड़ दिया है। देव काव्या को सीधा खड़ा करता है, पर काव्या का पैर मुड़ने की वजह से उसको चलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। देव उसको सोफे पर बैठाते हुए कहता है, शायद तुम्हारा पैर मुड़ गया है, रुको मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ, खा नहीं जाऊंगा तुमको, दवा ही लगा रहा हूँ और जानता हूँ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना एम्प्लॉय का ना दोस्त का, पर एक इंसानियत का रिश्ता तो है ना। देव को काव्या के साथ ऐसा बिहेव करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा करने पर काव्या से ज्यादा तकलीफ तो उसको हो रही थी, पर उसको ऐसा करना पड़ रहा था। वो काव्या को बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देना चाहता था कि उसको सब कुछ पता है। देव फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और काव्या का पैर अपने हाथों में लेकर दवा लगाने लगता है। देव का स्पर्श काव्या को एक सुकून दे रहा था। काव्या के आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसकी एक बूंद देव के हाथ पर गिर जाती है। अब देव का खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो धीरे से काव्या के पास आता है और उसके कान के पास आकर बहुत प्यार से कहता है, तुमको मैंने कितनी बार कहा है काव्या, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। काव्या तो बिल्कुल जम सी गई थी। देव की सांसें वो अभी भी अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। वो अपनी आंखें खोलती है तो वहाँ देव नहीं होता। देव जा चुका था, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और काव्या के पास रुकता तो शायद उसकी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। काव्या की आंखें अभी भी भीगी हुई थी। वो जल्दी से अपनी आंखें साफ करती है और नीचे आ जाती है। सरिता जी, आओ काव्या,
देव तो चला गया, शायद उसकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। तो आओ हम दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। काव्या, सॉरी आंटी, मैं फिर कभी पक्का आपके हाथ का नाश्ता करूंगी, पर अभी मुझे लेट हो रहा है। सॉरी आंटी, आप प्लीज बुरा मत मानना। काव्या भी अब यहाँ से जल्दी निकलना चाहती थी, क्योंकि अब उसका भी वहाँ रहना मुश्किल हो रहा था। सरिता जी, चलो ठीक है, काम है इसीलिए जाने दे रही हूँ, पर इस प्रॉमिस के साथ कि तुम मुझसे मिलने जल्दी ही आओगी। काव्या, प्रॉमिस आंटी, मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊंगी। काव्या देव के घर से निकल जाती है। देव भी ऑफिस पहुंच जाता है। आकाश अभी भी ऑफिस में ही था। उसकी लाल सूजी आंखें और मुरझाया हुआ चेहरा बता रहा था कि वो रात भर ऑफिस में ही काम कर रहा था। देव उसको देखते हुए सोचता है, तुमको दूसरों को दर्द देने का बहुत शौक है ना, तो भुगतो। मेरी काव्या की भी आंखें रो रो कर उस रात ऐसे ही सूज गई होंगी। आज तुमको उसके दर्द का कुछ तो एहसास हो रहा होगा। आज मैंने पहली बार काव्या से इतना रूड बिहेव किया, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। इन सब का हिसाब तो तुमको चुकाना ही पड़ेगा आकाश। देव आकाश के पास आकर कहता है, अरे आकाश, तुम कल रात से यही हो? आकाश अपनी आंखें मलते हुए कहता है, सर वो प्रोजेक्ट का काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, और सर इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी नहीं मिल रही थी। मैंने आपको फोन भी किया था, पर आपने फोन नहीं उठाया। अरे कल मैंने तुमको कहा तो था कि मेरी मीटिंग है, तो मुझे वहीं से आते हुए देर हो गई थी, इसीलिए मैं फोन नहीं देख पाया। अच्छा तुम एक काम करो, आज छुट्टी ले लो, बहुत थके हुए भी लग रहे हो। नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ी देर यहीं रेस्ट कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। आकाश देव के आसपास ही रहना चाहता था, जिससे वो उस पर नजर रख सके कि कहीं देव उसके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहा। ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे, तो तुम लंच तक रेस्ट कर लो, फिर आगे का काम करते हैं। देव मुस्कुराते हुए अपने कैबिन में चला जाता है। लंच के बाद आकाश अपनी पूरी टीम के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचता है, जहां देव पहले से ही मौजूद होता है। सर, मिस्टर आहूजा वाले प्रोजेक्ट का सारा डाटा तैयार है, आप कहें तो मैं प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करूं या तुम स्टार्ट करो? देव के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वो अपना लैपटॉप खोलकर प्रोजेक्टर से कनेक्ट करता है, पर उसका लैपटॉप प्रोजेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। आकाश, सॉरी सर, ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देव, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम आराम से चेक कर लो। आकाश प्रोजेक्टर चेक करने जाता है। सारे कनेक्शन चेक करने के बावजूद भी वो कनेक्ट नहीं होता। फिर वो पावर बटन चेक करने जाता है, तो जैसे ही पावर बटन पर हाथ रखता है, आकाश को एक झटका लगता है। झटका ज्यादा जोर का तो नहीं था, पर आकाश का पूरा शरीर छन्ना जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। उसको गिरते हुए देखकर सब उसकी तरफ भागते हैं, पर देव वहीं चेयर पर बैठा हुआ सोचता है, ये झटका इसीलिए था आकाश, क्योंकि ऐसा ही झटका तुमने मेरी काव्या को भी दिया था। उसने तुम पर दोस्त की तरह विश्वास किया और तुमने उसको धोखा देकर उसको भी ऐसा ही झटका दिया था। ये उसी का हिसाब है, और अब तुमको तुम्हारी आखिरी सजा देना बाकी है, और वो होगी जेल। सब आकाश को उठाकर बैठा देते हैं और उसको पानी पिलाते हैं। अब देव भी उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ आकाश, तुम ठीक हो? तुम अचानक गिर कैसे गए? देव अनजान बनते हुए कहता है, पता नहीं सर, मैंने जैसे ही पावर बटन को टच किया वैसे ही मुझे बहुत जोर से शॉक लगा। देव पावर बटन को देखते हुए कहता है, लगता है तुमको भी लोगों को शॉक देने की बहुत आदत है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं सर। आकाश शौकते हुए कहता है, अरे मैं तो ये कह रहा था कि यहाँ पर एक वायर निकली हुई है, अगर तुम किसी और को ये देखने भेज देते तो उसको भी शौक लग जाता, तो इस तरह तुम किसी और को शौक दे देते ना। फिर देव अपने स्टाफ को डांटते हुए कहता है, ये वायर यहाँ कैसे निकली हुई है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? अगर अभी आकाश को कुछ हो जाता तो कौन इसका जिम्मेवार होता? जल्दी से एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, ठीक करवाओ ये। और आकाश, तुम अब घर चले जाओ, तुमको आराम की जरूरत है, मेरा ड्राइवर तुमको घर छोड़ आएगा। ठीक है, मैं अपने ड्राइवर को बोल देता हूँ, तुम अपना ध्यान रखो। इतना कहकर देव वहाँ से चला जाता है। आकाश को देव का ड्राइवर उसके घर छोड़ देता है। काव्या और सलोनी डिनर करके रूम में अपने अपने सोने चले जाते हैं, पर आज काव्या को नींद नहीं आ रही थी, बल्कि उसको रह रह कर देव की बातें याद आ रही थी। वो खुद से ही कहती है, मैं आज के बाद देव सर से कभी नहीं मिलूंगी, क्योंकि मैं सब कुछ सह सकती हूँ, पर देव सर का रूखा व्यवहार नहीं सह पाऊंगी। ये सोचकर काव्या की आंखें भर जाती हैं। वही देव को भी नींद नहीं आ रही थी, पर वो तो ये सोचकर खुश था कि अब कल के बाद काव्या और उसके बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी। इसी सोच में दोनों सो जाते हैं, पर शायद कल का सवेरा काव्या के लिए खुशियां लाने वाला था। काव्या की अगली सुबह वैसे ही थी जैसे रोज होती थी। कल तो उसके साथ सलोनी भी थी, पर आज वो अकेली थी।
देव आज बहुत खुश था। वो जल्दी जल्दी नाश्ता करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। सरिता जी भी उसको देखकर खुश थी, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद उसके चेहरे पर सुकून दिख रहा था। पर इस खुशी का कारण वो नहीं जानती थी। देव के ऑफिस पहुंचने के थोड़ी देर बाद आकाश भी ऑफिस पहुंचता है और देव के पास पहुंचता है। गुड मॉर्निंग सर। ओह गुड मॉर्निंग आकाश, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? देव एक छोटी मुस्कान के साथ कहता है, अब ठीक हूँ सर। कि तभी देव का फ़ोन बज जाता है और वो फ़ोन उठाते हुए कहता है, हाँ पापा, मैंने चेक साइन कर दिए हैं और उनको मैंने अपने कैबिन में ही रखा है और पूजा की भी सारी तैयारी हो गई है। हाँ, आप मेरे कैबिन से चेक्स ले लेना। हाँ, मैं अपना कैबिन लॉक नहीं करूँगा। आप चेक लेकर फिर कैबिन लॉक करके जाना। ओके पापा, मैं आपको सीधा मंदिर में ही मिलूंगा। देव फोन रख देता है और कैबिन खुला होने की बात सुनकर आकाश के कान खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ सर, कहीं जाना है आज आपको? अरे हाँ, माँ ने मंदिर में एक छोटी सी पूजा रखी है, बस वहीं जा रहा हूँ। और हाँ, आज ऑफिस में भी हाफ डे है। तुम एक काम करो, तुम भी घर जाकर रेस्ट करो। वैसे भी सब थोड़ी देर में घर जाने ही वाले हैं और शायद तुमको भी रेस्ट की जरूरत है। नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी कल मेरी वजह से मिस्टर आहूजा वाले प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हो पाया, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज पूरा दिन मैं यहीं रुककर अपना काम पूरा कर लूँ। आर यू श्योर? यस सर। देव के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, तो कल मिलते हैं तुमसे फिर। ओके सर, मैं आपको कल शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। आकाश देव के पूरे कैबिन में नजर घुमाते हुए कहता है, मैं तुमको शिकायत का कोई मौका देने भी नहीं दूंगा। देव हंसते हुए कहता है, कुछ कहा आपने सर? नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ, वरना किसी की आरती करने में देर हो जाएगी। कहकर देव मुस्कुराते हुए चला जाता है। आकाश उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाता, क्योंकि उसको तो सिर्फ सामने अपनी जीत दिख रही थी। दिन तक सारे एम्प्लॉय भी अपने घर जाने लगते हैं। आकाश के दोस्त उसको घर चलने के लिए कहते हैं, पर वह उनको काम करना है कहकर मना कर देता है, क्योंकि उसकी नजर तो सिर्फ देव के कैबिन पर थी। वो तो बस पूरा ऑफिस खाली होने का वेट कर रहा था और वो टाइम भी जल्दी ही आ जाता है। आकाश बिना टाइम गवाए सीधा देव के कैबिन में चला जाता है। देव के कैबिन के अंदर जाकर वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, बस आज मुझे वो पेपर्स मिल जाएं, फिर मेरे और काव्या के बीच कोई नहीं आ पाएगा, ये देव भी नहीं। फिर मैं अपनी काव्या को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। और फिर आकाश जोर जोर से हंसने लगता है। आकाश पूरे कैबिन में पेपर्स ढूंढने लगता है। 10 मिनट हो जाते हैं, पर उसको वो पेपर्स नहीं मिल पाते जो उसको चाहिए थे। आकाश पूरा कैबिन उथल पुथल कर देता है कि तभी उसको लगता है कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो जैसे ही पलट कर देखता है तो उसके कानों में एक आवाज आती है, मिस्टर आकाश, फ्रॉम दिल्ली, 4 चोरी, 2 किडनैपिंग, 4 धोखाधड़ी के केसेस दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं। और एक सबसे बड़ा जुर्म, एक लड़की को परेशान किया, उसको तकलीफ दी, जो तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म है। आकाश के सामने देव खड़ा था। पहले तो आकाश डर जाता है, पर फिर देव के पास आकर बेशर्मी से हंसते हुए कहता है, ओह, तो तुमको मेरी सच्चाई पता चल ही गई, पर तुम फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे मिस्टर देव मल्होत्रा। देव हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ तुम ये सोच भी नहीं सकते, पर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। अब जो भी करेगी वो पुलिस करेगी। किस जुर्म में मुझे जेल भेजोगे? कि मैंने काव्या को डराया, उसको धमकियाँ दी? पर क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये सब मैंने किया है? बिना सबूत के तो तुम्हारी पुलिस भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। देव कुछ नहीं कहता। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से सबूत लाओगे? लाना चाहोगे तो भी नहीं मिलेगा। अब तुम मुझे जेल तो नहीं भेज पाओगे, पर चलो तुम्हारी खुशी के लिए तुमको ये बता देता हूँ कि मैंने ये सब क्यों किया। ध्यान से सुनना, कहीं तुम्हारा दिल ना टूट जाए। आकाश जोर जोर से हंसते हुए कहता है। फिर आकाश देव के कान के पास आकर कहता है, ये सब मैंने सिर्फ काव्या को पाने के लिए किया है। उसको पहली बार कॉलेज में देखा था, उसकी खूबसूरती देखकर मैं पागल हो गया था, पर फिर उसने वो कॉलेज छोड़ ही दिया। पर वो तो मेरे दिलो दिमाग में बस गई थी। और मेरी किस्मत भी तो देखो कितनी अच्छी है कि मुझे फिर से उससे यहाँ मिलवा दिया। पर जब मैंने उस दिन तुम्हारी पार्टी में उसको तेरे करीब देखा तो मेरा मन किया कि वहीं तुझे जान से मार दूं। आकाश गुस्से से कहता है, अब तो ये सोच रहा होगा कि मैं तेरी पार्टी में कैसे आया। तो वो ऐसे कि मैं कई दिनों से काव्या पर नजर रख रहा था कि जैसे ही मुझे वो अकेली मिले मैं उसको अपने दिल की बात बता सकूं, पर हर जगह वो तो सिर्फ तेरे साथ ही रहती।
जो मुझसे देखा नहीं जाता था। और उस पार्टी में तुम दोनों को एक दूसरे के इतना करीब देखकर तो मेरा खून खोल गया था। उस दिन मैंने ठान लिया था कि तुझे उससे अलग करके रहूंगा। फिर मैंने काव्या को तेरे खिलाफ भड़काना शुरू किया, पर उसने तो उल्टा मुझे ही सुना दिया। मुझे समझ आ गया था कि तू उसकी कमजोरी है, और अगर मैं उससे कहूँ कि मैं तुझको बर्बाद कर दूंगा तो वो खुद ही तुझसे दूर हो जाएगी। और यही हुआ। मैंने उस दिन पार्टी में उसके और तेरे बारे में बहुत कुछ बोला, जिससे वो तेरे पास जाकर तुझको सब कुछ बताए और तू कुछ ऐसा करे कि मुझे तुझको बदनाम करने का मौका मिल जाए। पर ऐसा भी नहीं हुआ, लेकिन वो काम उन धमकियों भरे मैसेजेस ने कर दिया और काव्या तुझसे दूर भी हो गई। अब मैं काव्या को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा, सबसे बहुत दूर। आकाश बिल्कुल पागलों की तरह काव्या के प्रति अपनी चाहत को जता रहा था। तुझे पता है, उसके वो उड़ते बाल, उसकी वो खुशबू, उसके बोलते होठ, उसकी वो मुस्कुराहट मुझको पागल कर देती है। मैं चाह कर भी खुद को उससे दूर नहीं रख पाता था। उसके होठों को छूने के लिए आकाश अपनी पूरी बात करता, उससे पहले ही देव एक घूसा उसके मुंह पर मार देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। देव गुस्से से कांप रहा था। देव उसका कॉलर पकड़कर दांत पीसते हुए कहता है, अब अगर काव्या का नाम भी तूने अपनी गंदी जुबान से लिया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरे सामने एक इंसान खड़ा है। आकाश बेशर्मी से हंसते हुए अपने मुंह से निकलते हुए खून को पोंछते हुए कहता है, तो क्या करेगा? कुत्ते की तरह मारेगा? मारना रोका किसने है? क्योंकि जेल तो तू मुझे भेज नहीं सकता, क्योंकि तेरे कानून को तो सबूत चाहिए जो तेरे पास है ही नहीं। आकाश ये सब कुछ देव को उकसाने के लिए कर रहा था, जिससे देव कोई गलत कदम उठा ले और वो बच जाए। देव उसका कॉलर छोड़ देता है और उसको सही करते हुए पीछे हो जाता है और आकाश को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। आकाश देव को देखकर हैरान हो जाता है कि जो अभी उसको मारने के लिए उतारू हो रहा था, वो अब उसको देखकर पागलों की तरह हंस क्यों रहा है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 18 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।